हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 से ग्रस्त है। और इसमें अभी कोई दवा नहीं आई है। इसका सुरक्षा ही इसका उपाय है। और इसमें हम लोग मास्क लगाएं, बिना मास्क का बाहर ना निकलें, बार बार हाथ धुलें और सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी से रह करके ही बातचीत करें। यही इसका उपाय है। और आप जानते हैं कि अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और आपको ऑनलाइन अप्रैल से ही पढ़ाई चल रही है। लेकिन चूँकि कॉलेज का वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, इसलिए जो है पुनः मैं प्रारंभ करूंगा आपको भूगोल की अवधारणाओं से संबंधित। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भूगोल क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल एक प्राचीन विषय है और इसका अध्ययन बहुत पहले प्रारंभ हो चुका था। कह सकते हैं कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के बाद से जब मनुष्य का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ, तभी से वह पृथ्वी के रहस्यों के बारे में जानना चाहा। जो भी घटनाएं होती थी, जैसे ज्वालामुखी का उद्भेदन होता था या भूकंप आते थे या वर्षा होती थी, बादल लगते थे, बिजली कड़कती थी या आंधी तूफान आता था, तो मनुष्य जो है, चूँकि एक बुद्धिजीवी प्राणी था, वो इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करता था। और उसी प्रयास में भूगोल का जन्म हुआ। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया। इरेटोस्थनीज जो 276 से 194 ईसा पूर्व में, इसीलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल की जो नींव है वह जर्मन जो दार्शनिक थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उनसे प्रभावित होकर के हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने आधुनिक अवधारणा की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसीलिए उनको आधुनिक भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। याद रखें, हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता और ज्योग्राफी ऑफ फादर इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब आते हैं कि भूगोल जो शब्द है, इसका अगर अर्थ देखें तो भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। भू धन गोल। भू माने पृथ्वी होता है और गोल उसकी आकृति से है, अर्थात पृथ्वी गोल है, यह भूगोल का अर्थ होता है। ये एक तरह से देखें कि यह जो परिभाषा है भूगोल, यह पृथ्वी की एक विशेषता को बता रहा है, एक उसकी आकृति को बता रहा है। लेकिन जो ज्योग्राफी शब्द है वह उसका विस्तृत व्याख्या करता है। जियोग्राफी यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। जीईओ, जियो माने पृथ्वी होता है और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। यह अपने आप में यह परिभाषा काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि वर्णन शब्द आ जाने से अब पृथ्वी का वर्णन, उसकी उत्पत्ति से लेकर के उस पे उसका धरातल, उस पे वनस्पतियाँ, उस पे मानव आवास, उस पे अन्य जीव जंतु, उस पे खेती, इन सभी का जब वर्णन हम करते हैं तो भूगोल एक शब्द विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत करता है। अगर हम उसकी परिभाषा को देखते हैं तो परिभाषा आप देखें कि मॉकहाउस ने कहा था कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय आवास के रूप में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। अर्थात मानवीय आवास, मनुष्य जहां रहता है, ध्यान रखिएगा,
कि पृथ्वी का महत्व तभी है जब यहाँ मनुष्य या जीव का अस्थायी रूप से वास है। वरना इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, लेकिन वहाँ मनुष्य का अस्थायी वास नहीं है। हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उस पर जीव है या नहीं है, लेकिन पृथ्वी अन्य ग्रहों से इसलिए विशिष्ट है क्योंकि यहाँ जीव पाया जाता है और उसको हम मानवीय आवास के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। इसीलिए भूगोल जो है वह मानवीय आवास के रूप में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। अन्य विद्वान को अगर देखें तो हेटनर ने कहा था, हेटनर, कि भूगोल एक क्षेत्रीय विवरण विज्ञान है। भूगोल एक क्षेत्रीय विवरण विज्ञान है। कुल मिलाकर के ये है कि भूगोल इस पृथ्वी पर जो विभिन्नताएं हैं, जलवायु की विभिन्नता है, धरातल की भिन्नता है, मनुष्य के आवास की भिन्नता है, इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। आइए भूगोल की परिभाषा के बाद से इसको आगे देखते हैं कि भूगोल की विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र क्या है। सामान्यतः आप जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी को हम कुछ मंडलों में विभाजित करते हैं, जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जैवमंडल है। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। आप ये देखें कि ये आपका स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल। दूसरा आपका जल मंडल हो गया और तीसरा वायु मंडल हो गया। और इन तीनों मंडलों में जहाँ जहाँ जीव का वास है, वो जैव मंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप ये तीनों मंडलों में देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये जैव मंडल के तहत शामिल किया जाता है, अर्थात जो चौथा मंडल है वो है आपका जैव मंडल। अब आगे देखते हैं कि भूगोल की कुछ संकल्पनाएं हैं। उन संकल्पनाओं को देखते हैं कि भूगोल में कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। उसमें यह है कि स्थान या भूतल की संकल्पना, अवस्थिति की संकल्पना, भौगोलिक विवरण की संकल्पना, स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना, पार्थिव एकता की संकल्पना। इस प्रकार बहुत सारी संकल्पनाएं हैं जो भूगोल के अंतर्गत जो है हम इसका अध्ययन करते हैं। भूगोल के तहत जो है इसका हम अध्ययन करते हैं। अब भूगोल में हम भूगोल के उपागम अर्थात इसके अप्रोच देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक इसके अप्रोच हैं, अर्थात भूगोल के अध्ययन के उपागम। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भूगोल के उपागम, किन्हीं दो उपागमों को के बारे में बताइए या उसका वर्णन करिए। तो भूगोल के अध्ययन के उपागम कुछ प्रमुख हैं। पहला है ज्ञानात्मक वर्णन, दूसरा है आकृति विश्लेषण, तीसरा है कार्य कारण विश्लेषण और चौथा है कालिक विश्लेषण और पांचवा है कार्यात्मक विश्लेषण, छठवां है पारिस्थितिकी विश्लेषण और सातवां है तंत्र विश्लेषण और आठवां है क्रमबद्ध उपागम और नौवां है प्रादेशिक उपागम। इनमें से जो लास्ट के दो उपागम हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम। अब आगे देखते हैं कि भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है। अन्य विषयों से संबंध का मतलब है
जैसा कि भूगोल को कहा जाता है कि वह सभी विषयों का पिता है, अर्थात भूगोल में बहुत सारे विषय का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगर उसको हम देखें, जैसे भूविज्ञान है, भूविज्ञान भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान के तहत उसका अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान एक अलग ब्रांच है, लेकिन भूगोल में जलवायु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान जैसे जैव भूगोल है, जैव भूगोल के तहत उसका हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल का, अर्थशास्त्र के कुछ पार्टों का हम अध्ययन करते हैं। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो अर्थशास्त्र के कुछ पार्टों का हम, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक, जो मानव और व्यापार से संबंधित है। उसके बाद जनसंख्या है, साक्षरता है, घनत्व है, इन सभी का अध्ययन जो है हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद से इतिहास का अध्ययन हम लोग ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और आप जानते हैं कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और उन्होंने एक शब्द कहा था कि इतिहास को भूगोल के दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास के दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए धरातल का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब तक हम उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को नहीं देखेंगे तब तक उसके वर्तमान के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए जो है यहाँ इतिहास और ऐतिहासिक भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। दूसरा ये है कि समाजशास्त्र का सामाजिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन उसका हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी। मुख्य रूप से भूगोल की 2 शाखाएं हैं, और यहीं से जो है 2 शाखाओं, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जो प्रकृति से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। जैसे भूआकृति विज्ञान, पृथ्वी पर जो भी ऊंचा नीचा पहाड़ है उसका जो अध्ययन हम करते हैं वो है आपका भूआकृति विज्ञान के तहत। दूसरा है मौसम एवं जलवायु विज्ञान। मौसम एवं जलवायु विज्ञान, आप जानते हैं कि 24 घंटे के आंकड़े को, जिसमें ओला पाला, वर्षा, तापमान, इन सभी के योग को जो 24 घंटे के मिला करके जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम मौसम कहते हैं। और मौसम 24 घंटे में चेंज भी हो सकता है। हर चीज़ का एक न्यूनतम और अधिकतम है। तापमान 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम होता है, तो हम उसका भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद समुद्र विज्ञान है, उसके बाद जैव भूगोल है, खगोल विज्ञान है। उसी प्रकार मानव भूगोल में देखें तो मानव भूगोल एक भौतिक भूगोल हो गया, दूसरा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल अर्थात इस प्रकृति संबंधी जो भी चीज़ें हमको दी है प्रकृति ने, उसका हेल्प लेकर के, उसकी सहायता से जो हमने एक सांस्कृतिक डेवलप किया उसका जो अध्ययन हम करते हैं वह मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे ऐतिहासिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, मनुष्य ने जो भी आर्थिक रूप से प्रगति किया, व्यापार है, आयात निर्यात है, उसका जब अध्ययन करते हैं तो वह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है सामाजिक भूगोल। तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल। मनुष्य का रहन सहन, बोल चाल, इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में राज्य और देश की सीमाओं को शामिल किया जाता है। एक देश से दूसरे देश के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल के तहत अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत और देखें
कि जैसे गणित भूगोल है, मृदा भूगोल है और चिकित्सा भूगोल है, मानचित्र भूगोल है। मानचित्र भूगोल की कुंजी कहा जाता है, यानी भूगोल की अगर व्याख्या करनी हो तो हमें मानचित्र का बृहद रूप से अध्ययन करना पड़ेगा और मानचित्र की सहायता से हम भूगोल की व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद से अन्वेषण भूगोल, जितने भी खोजें हुई हैं, जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो वो अन्वेषण भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके बाद से मानव भूगोल में जैसे जनसंख्या भूगोल है, जनसंख्या, लोगों की संख्या, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके बाद से अधिवास भूगोल है, संसाधन भूगोल है, सैन्य भूगोल है। इन सभी का अध्ययन जो है हम मानव भूगोल के तहत अध्ययन करते हैं। तो ये तो रहा भूगोल की अवधारणा। अब हम आगे दूसरे चैप्टर में समझेंगे कि जो भूगोल को हमने दो भागों में बांटा, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। चूँकि सेकेंड ईयर में जो है हम लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोग जो है भौतिक भूगोल पढ़ चुके हैं। तो मानव भूगोल के विशेष परिप्रेक्ष्य में जो है हम देखेंगे कि मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल से संबंधित जो विचारधाराएं हैं वो हम अगले चैप्टर में जो है देखेंगे। तो ओके।